नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका होस्ट, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। आज बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी मुझे एग्जामिनर सर को हमारे चैनल पे लाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनका कैमरा या यूँ कहें कि जहां पर वो हैं अभी वहां पर वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उनका चेहरा जो है वो हम नहीं देख पाएंगे। बट हमें तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है। पिछले मतलब एक महीने से मैं लगा हूं इनके पीछे, आप लोगों को पता ही है। इससे पहले भी हमने आपसे क्वेश्चंस लिया था, इनसे टाइम मांगा था। लेकिन जो व्यस्तता है डिपार्टमेंट की, जो ऑफिस का काम है, उसके कारण उनका समय नहीं मिल पाया। बट आज हमने ठान ली थी कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए कि हमें जो है इनका समय तो चाहिए तो चाहिए। तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हम लोग उनसे जानेंगे। और खास करके जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछा है कि उनसे पूछने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस लेकर जो है मैं तैयार हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले एग्जामिनर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद दिवाकर जी, और धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। चलिए सर, आज का जो इंटरव्यू होगा थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम लोग। तो जो ये है क्या कहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस है उसको स्किप करूंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। आज का जो इंटरव्यू है, तो सबसे पहले अभी क्या है सर कि अभी रिजल्ट आया हुआ है एसएससी का। और लोगों के मन में ये है, जैसे मान लीजिए किसी को एग्जामिनर मिला हुआ है, तो एग्जामिनर अनाउंस होने के बाद का प्रोसेस जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि रिजल्ट आ गया है उसके बाद क्या सब होता है। जैसे मेडिकल, फिजिकल या अटेस्टेशन फॉर्म, ये सब कब कब आता है, क्या टाइमिंग है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा। एक बार एग्जामिनर अलॉट होने के बाद एसएससी से, तो आपके जो भी डोजियर्स हैं सभी के, वो फॉरवर्ड किए जाएंगे हमारे सीबीआईसी के हेडक्वार्टर, जो कि न्यू दिल्ली में है। जी। तो वहां पे हमारा ये जो जोन अलॉटमेंट होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस जोन अलॉटमेंट के लिए आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी सभी से। तो जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी प्रेफरेंस रहेगी, और जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस जो आप चूज करेंगे, वो आपको अलॉटमेंट होगा जोन। तो इसमें जोन जो आपको पता ही होगा, जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर में जो जोन है वही सेम जोन है यहाँ पे, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम। तो ये कोची, ये मेन 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 ये जोन है। 6 जोन, जो 6 कस्टम्स जोन जो है, इनमें से आपको कोई भी जोन एक मिलेगा। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपके जो भी डोजियर्स हैं, आपको जो भी जोन अलॉट हुआ है वहां पे रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जो रिस्पेक्टिव आपका जोन है, जैसे आपको फॉर सपोज मुंबई मिल गया किसी को, तो मुंबई जोन, जो भी यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट है, एएनडी बोलते हैं उसको, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, वो आपसे अटेस्टेशन फॉर्म और आपको एक लेटर भेजेंगे फिजिकल मेडिकल के लिए। उसमें काफी सारे अटेस्टेशन फॉर्म और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। वो फिजिकल मेडिकल की डेट उसमें बताएंगे कि ये फिजिकल मेडिकल की डेट है। और वो फिजिकल मेडिकल, ये चीज मैं क्लियर करा देता हूँ, फिजिकल यही होगा और मेडिकल भी यही होगा। कई कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मेडिकल मंगवा लेते हैं कि हाँ, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, मेडिकल ऑफिसर, उससे बनवा के लाए। लेकिन यहाँ पे फिजिकल मेडिकल दोनों चीज यही होती है, और यहाँ पे स्पेशली उसके लिए पूरा ड्राइव चलती है, मतलब ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस है। उसके बाद में जैसे ही आपका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, तो जो भी मेडिकल में कंप्लीट जो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो फिजिकल में हो जाते हैं, उनको फिर रिकमेंड किया जाता है और उनको ऑफर लेटर डिस्पैच किया जाता है यहाँ से, मतलब विद इन 15 और 20 डेज आफ्टर द फिजिकल मेडिकल। उसके बाद में आपको ऑफर लेटर मिलता है। उसके बाद में आपको टाइम दिया जाता है कि ये टाइम आपको 1 मंथ का या 2 मंथ का टाइम है, और उसके अंदर आपको ज्वाइन करना है। तो ये मोटा मोटा ये प्रोसेस है आपका पूरा। ओके। तो सर थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपको याद हो कि आपके समय में किस सब चीजों पर प्रकाश डाला गया था डॉक्टर के द्वारा, क्या क्या चेकअप होता है, एक ब्रीफली। मेडिकल ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है मेडिकल, जो एग्जामिनर का मेडिकल है। बिकॉज जी। एक तो ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जॉब नहीं होने से वैसे ही जो सामने वाला होता है वही रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है, मतलब इतना फिजिकल स्टैंडर्ड इतने हाई नहीं चाहिए। बस आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो आपको, मतलब आपने बताया नहीं है पहले और अभी आपके सामने आ रही है। जैसे कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है, और खासकर की जो कलर ब्लाइंडनेस वाला है, एक वो भी ध्यान रखिएगा। उसकी वजह से कोई फेल नहीं होगा, मतलब एक लिखा है कि कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए आदमी, लेकिन कोई फेल नहीं होता है, आप ये सोच के चलिए। फिजिकल मेडिकल में कोई फेल नहीं होता है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। सब लोग, मुझे मुझे भी बहुत लोग पूछते रहते हैं जब भी मिलते हैं कि सर हम सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन हम फिजिकल मेडिकल में फेल हो जाएंगे क्या। तो 99.99% चांस आप फेल नहीं होगे।
वहां पे एक ये है कैच कि आप जैसे मान लो आपकी हाइट नहीं है, वो एक मिनिमम हाइट का जो क्राइटेरिया है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हाइट तो आपकी कभी बढ़ नहीं सकती। तो वो ऑफिसर आपको जो भी मेडिकल लेने वाले, फिजिकल लेने, वो आपको कभी पास नहीं करेंगे। हाइट के अलावा आपका कोई भी इशू नहीं आएगा, आप सारे के सारे लोग 99.99% क्लियर कर लेंगे फिजिकल मेडिकल। तो उसका टेंशन दिमाग से निकाल दीजिएगा। फिजिकल मेडिकल का नॉर्मल मेडिकल होता है, आपका नॉर्मल चेकअप होता है, लेकिन बड़े नॉर्मल ही प्रोसीजर होता है, और आप लोग मोस्ट ऑफली सब लोग पास हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपका ज्वाइनिंग हुआ था, तो ज्वाइनिंग के बाद जो है आप जैसे ज्वाइन किए, सपोज मुंबई की ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई लड़का, कोई बच्चा जो है मुंबई एग्जामिनर ज्वाइन करता है, ठीक है, तो आप लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में कहाँ पर ज्वाइनिंग होती है? मुंबई में एक्चुअली जो मुंबई अकेला एक कस्टम्स जोन है, जहाँ कस्टम्स का जो मान लो ऑफिस मान लो या जोन मान लो, जहाँ पे 3 जोन है कस्टम्स के। ओके। ये अकेला ऐसा क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडिया का सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुंबई से ही होता है। तो उसके लिए यहाँ पे 3 जोन बना के रखे हैं। फर्स्ट जोन इज मुंबई कस्टम्स जोन 1, देन जोन 2, देन जोन 3। जोन 1 इज अवर हेडक्वार्टर ऑफ ऑल द ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, जैसे बोल सकते हैं आप जिसको, जहाँ पे सबकी ज्वाइनिंग होती है। जोन 2 इज JNPT पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। वो सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का, आपको पता ही होगा, जीके पढ़ते होंगे बच्चे। और जोन 3 जो है वो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। लेकिन जोन 1 में आपकी ज्वाइनिंग होगी सभी की। उसके बाद आपको फर्दर जोन एलोकेशन, इसके बाद आपको फिर से किया जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, तीनों जोनों में। ओके, तो ये रेंडमली होता होगा ना, कि इसमें कुछ क्राइटेरिया हाँ देखते हाँ, हैं? देखो क्राइटेरिया ऐसा है, कभी कभी रेंडमली होता है, लेकिन कभी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो ये क्राइटेरिया जनरली उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसा क्राइटेरिया बना लिया है। जैसे तीनों जोन है, तो तीनों जोन की एग्जामिनर की पॉलिसी ये है, तीनों जोन जो मुंबई कस्टम्स के तीनों जोनों की बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई कस्टम 1 2 3, जी। इसकी पॉलिसी ये है कि आपको 2 इयर्स करना पड़ेगा मुंबई कस्टम्स जोन 1 एज एन एग्जामिनर। ओके। 3 इयर्स आपको करना है मुंबई कस्टम्स जोन 2, और 3 इयर्स आपको करना है मुंबई कस्टम्स जोन 3। लेकिन पहले किसको जोन 1 भेजें, किसको जोन 2 भेजें, किसको जोन 3 भेजें, तो इसका क्राइटेरिया ऐसा है कि जो जोन 2 है, जो नावाशेवा बोलते हैं, JNPT बोलते हैं, जी। वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर्स की, बिकॉज वो सबसे बड़ा पोर्ट है। तो क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक सीरियल नंबर बना लिया जाता है कि जैसे आपका रैंक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो जैसे रैंक नंबर 1 वाले को भेज दिया जोन 2, ओके। तो रैंक नंबर 2 वाले को भेज दिया जोन 3, रैंक नंबर 3 वाले को भेज दिया जोन 1। ऐसे करके फिर वो रिपीट होगा। रैंक नंबर 4 वाले को 1 के इक्वल आ जाएगा, 5 वाला जो 2 को मिला वो 5 को मिलेगा, 3 वाला 6 को मिलेगा, ऐसे करके करेंगे। और जहां पे जोन 1 और जोन 3 की वैकेंसी फुल हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे कम चाहिए लोग, फिर उसके बाद बाकी बचे लोगों को जोन 2 डाल दिया जाएगा। तो ऐसा करके रेंडमली भी करते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया ऐसा बना है कि रेंडमली में फिर कल को कोई ये बोल सकता है कि मुझे वहां पे क्यों भेजा। उसके लिए ठीक है सर। जी जैसे जी। अब हम आते हैं कि मान लीजिए हमको जोन 1 मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को भेजेगा ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग होती है, या ट्रेनिंग कभी भी होती है, क्या है अपना सिस्टम? ट्रेनिंग का सर ऐसा है, जैसे ट्रेनिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर। सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि जो नासिन है, ठीक है, नेशनल नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और एंड नार्कोटिक्स, जिसमें कस्टम्स एक्साइज GST जो अभी हो गया है, और नार्कोटिक्स, इन तीनों की ट्रेनिंग वहीं पे होती है। आपकी भी ट्रेनिंग शायद वहीं पे हुई होगी, जी 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 नासिन के अंदर ही। तो जी। नासिन में जो ट्रेनिंग है, वहाँ पे बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूली ज्वाइन की ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे IRS लोगों की ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ पे जो कोई प्रमोट हो गया उसकी ट्रेनिंग भी होती है, और जी बीच में मिड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते रहते हैं अपडेशन के लिए। जैसे मान लो अभी एक E-ऑफिस नाम का एक नया गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उसकी ट्रेनिंग भी देनी है, तो कहाँ पे होगी, वहीं पे होगी। तो वहीं पे डिपेंड करता है कि आपके बैचेस की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर वहां पे बैचेस अवेलेबल है, तो हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग के विद इन 1 मंथ आपकी ट्रेनिंग हो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको जोन एलोकेशन पहले हो गया, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हो, तो इट डिपेंड्स, लेकिन वो विद इन 2-3 मंथ्स आपकी ज्वाइनिंग के अंदर ट्रेनिंग होने के चांसेस हैं ज्यादा। जैसे हम लोगों का जो है 45 डेज का एक होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, तो वैसा ही आप लोग का भी होता है? हाँ, वो 45 डेज को अभी 3.5 महीने कर दिया है, 3.5 मंथ कर दिया है अभी अच्छा, इसी अभी ईयर से। 3.5 महीना कर दिया है। ओके, हाँ, मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जाम ने दोनों का ही। दोनों का ही कर दिया। अच्छा, आप लोगों का 3.5 महीना। 14 वीक बोलते हैं उसको। हम्म। चलिए, ट्रेनिंग हो गया, पोस्टिंग हो गया। अब चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे जोन 1 की अगर बात करें,
तो कौन कौन सा सेक्शन होता है, ब्रीफली थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया कि क्या काम करना होता है अंदर में। जोन 1 की ओनली बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, पहले जोन 1, फिर जोन 2, फिर जोन 3, हल्का हल्का हाँ तीनों पर। हाँ, जोन 1 ऐसा है कि ये ओल्ड मुंबई पोर्ट है, जहाँ पे पहले कस्टम्स का पूरा काम होता था, बस उसके बाद में ये जेएनपीटी में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि ये एकदम साउथ मुंबई में आता है ये पोर्ट। तो साउथ मुंबई में पोर्ट फिर आने के बाद में कोई भी गुड्स यहाँ पे बोर्ड होती थी या यहाँ पे आती, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज पूरी ट्रैफिक से आपको लेके बाहर जाना पड़ेगा गुड्स को, या लेने लाने के लिए पूरा ट्रैफिक को लाना पड़ेगा। इसलिए ये हम्म नावा शेवा पोर्ट बनाया गया, जो कि बाहर है, बहुत सारे आउटर एरिया में है। तो यहाँ हम्म पे क्या एक्चुअली काम बहुत कम हो गया है अभी। अभी क्या हो गया, कस्टम्स का काम बहुत कम रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादातर जो सेक्शंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के सेक्शंस है, लाइक जोनिंग डिपार्टमेंट, लाइक हम्म ये जो सब चीजें हैं, ज्वाइनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ये सब हम्म डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ज्यादा रह गए हैं। और जो भी ऐसा नहीं है, कस्टम्स का काम हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो गया। तो यहाँ पे मोटा मोटा जो सेक्शंस हैं, जैसे मान लो एक पीएनडी सेक्शन है, जो इनकी जहाँ पे ज्वाइनिंग होगी सभी बच्चों, पहला सेक्शन जो कोई बच्चा जानेगा वो पीएनडी सेक्शन जानेगा, क्योंकि वहां से ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है इनको, और वही सेक्शन इनको याद रहेगा मैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग आए हैं। इसके अलावा जो यस नॉर्मल सेक्शन किसी भी कमिश्नरेट में रहते हैं अलग अलग, देखो यहाँ पे जोन 1 में कमिश्नरेट्स है, दो हम्म इंपोर्ट के कमिश्नरेट्स हैं, इंपोर्ट 1 एंड इंपोर्ट 2, एक ओके एक्सपोर्ट कमिश्नरेट है, एक हम्म जनरल कमिश्नरेट है। तो जनरल कमिश्नरेट में यही सब काम आगे, पोस्टिंग वगैरह के, ट्रेनिंग ओके का काम, ट्रेनिंग का किसी को कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस होना है वहां से होना है। इंपोर्ट हम्म कमिश्नरेट में जो भी इंपोर्ट यहाँ पे हो रहे हैं मुंबई कस्टम जोन 1 में, तो उस हम्म इंपोर्ट 1 में बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि ग्रुप सेक्शन होता है। ग्रुप मतलब कि जहाँ पे असेसमेंट होता है, जो कि अप्रेजर का मेन, जो जिसके लिए अप्रेजर जाना जाता है ऑल इंडिया। हम्म ग्रुप ग्रुप में क्या होता है, असेसमेंट होता है किसी भी गुड्स का, कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैल्यूएशन मान लो कितना कितना उस पर ड्यूटी लगनी चाहिए। इसके हम्म अलावा एक डॉक्स डॉक्स बोलते हैं, डॉक्स मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे हम्म एग्जामिनेशन होता है। एक हम्म इंटेलिजेंस सेक्शन होता है, SIIB। तो ये मेनली सेक्शन ये है इनके अपना इंपोर्ट के। अभी हम्म उसके अलावा जो नॉर्मल सेक्शंस भी रहते हैं, जैसे कि आपको मान लो किसी का पार्टी पे केस हो गया, तो अभी केस करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए कोई ऑफिसर चाहिए, तो लीगल सेक्शन हो गया। अभी मान लो कोई पार्टी पैसा लेके भाग गई, उस पार्टी हम्म से पैसा लेके आना है अपने को, तो रिकवरी सेक्शन हो गया, TRC बोलते हैं जिसको। तो ओके ऐसे जैसे किसी ने RTI डाली, तो RTI भी हैंडल करने के लिए कोई ऑफिसर होना चाहिए, तो RTI सेक्शन हो गया। अभी मान लो हम्म किसी ऑडिट ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए उसी कमिश्नर में, तो ऑडिट सेक्शन हो गया। तो ऐसे हम्म डिफरेंट अलग जनरल सेक्शन भी होते हैं उसके। और इसके अलावा एक पोस्टिंग सेक्शन भी होता है विद इन कमिश्नरेट। भाई विद इन हम्म कमिश्नरेट कैसे कैसे ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हम्म अप्रेजिंग सेक्शन हो गया, अप्रेजिंग मेन। एक अप्रेजिंग जनरल सेक्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि मान लो अभी देखो पूरा कमिश्नरेट बना दिया, लेकिन कोई भी बोर्ड कुछ भी रिपोर्ट मांगता है कि ये हमको ये डाटा चाहिए, तो हम्म एक सेक्शन ऐसा होता है वो पूरे डाटा को कंपाइल करता है कि ये डाटा मान लो कि इस चीज का, मान लो कार का इंपोर्ट कितना हो रहा है जोन 1 से, तो वो पूरा डाटा कंपाइल करके देगा। वो कहाँ से होगा, सब सेक्शन से मांगे, लेकिन कंपाइल कौन करेगा, वो अप्रेजिंग जनरल सेक्शन है। और अप्रेजिंग जहाँ पे सेक्शन। मंथली रिपोर्ट भी बनती है। तो ये मोटे मोटे सेक्शन इंपोर्ट के। हम्म एक्सपोर्ट के मोटे मोटे सेक्शन मोर और लेस सेम ही है, जो लीगल सेक्शन है, रिकवरी हम्म सेक्शन है, ये मोटे मोटे सेक्शन है। बस एक्सपोर्ट में एक दो सेक्शन एक्स्ट्रा आ जाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में जैसे कुछ स्कीम्स चलती हैं, जैसे DEC, EPCG, और ड्रॉबैक हम्म स्कीम होती है, जहाँ पे ड्रॉबैक देते हैं हम, तो क्योंकि एक्सपोर्ट को इंसेंटिव इंसेंटिव अपने को देना है कि भाई हाँ एक्सपोर्ट को हमको प्रमोट करना है, तो ड्रॉबैक देते हैं। एक ड्रॉबैक, ये थोड़ा अलग सेक्शन आगे। तो ये मोटे हम्म मोटे सेक्शन है हमारे। और इसके अलावा एक जनरल है, तो जनरल का मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल, ये जनरल में ये आते हैं। और एक हम्म ICD भी आती है, ICD मुलुंड भी आती है हमारे अंडर में, जो कि अभी डिसबैंड कर दिया, अभी आगे डिसकंटिन्यू कर दिया उसको इस ईयर से। तो ये मोटे मोटे मुंबई कस्टम जोन का मैंने पूरा आपको खाका बताया। हम्म चलिए, बहुत बहुत डेप्थ में बता दिया आपने, तो इतना कुछ तो शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तभी आपको ये सब चीज समझ में आएगी। तो हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। काम क्या क्या होता है सर ने बता ही दिया। ऑफिस कहाँ कहाँ है, तो ऑफिस जो है सर आपका यही 3 जगह पे है ना, मुंबई हाँ, की अगर 3 बात जगह है। करें। हाँ, आपकी एज एन एग्जामिनर आपको सिर्फ सिर्फ 3 ही जगह आपको ऑफिस में जाना है। हम्म मुंबई कस्टम जोन 1, जो कि साउथ मुंबई में, जहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे या फिजिकल मेडिकल के लिए जाएंगे। हम्म मुंबई कस्टम जोन 2, जो कि नावा शेवा है, वो आउटर एरिया में पड़ता है इन। हम्म और वो नवी मुंबई में पड़ता है, जो न्यूली मुंबई जो डेवलप हुआ है उसमें। जी और मुंबई कस्टम जोन 3 जो है वो अंधेरी में पड़ता है, जो अंधेरी एयरपोर्ट है उससे लगा हुआ है वो। ये 3 हम्म जगह है। ओके। एयरपोर्ट पे सर आपका हुआ है पोस्टिंग, वहां का कोई हाँ एक्सपीरियंस है आपके पास। हाँ, एक्चुअली एज एन एग्जामिनर आपकी एयरपोर्ट पे कभी पोस्टिंग नहीं होगी, जो जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर की होती है।
अच्छा। एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आप, हाँ, एयरपोर्ट में आप कभी जा सकते हैं, जैसे आप मान लो एयरपोर्ट, देखो जोन 3 जो है वो एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, तो हाँ, आपकी एयर एयर कार्गो। कार्गो कॉम्प्लेक्स पोस्टिंग होगी आपकी। तो वहां यस पे यस। आपको मान लो कुछ आपको इंटेलिजेंस मिली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में कि एयरपोर्ट पे ये हो रहा है, तो आप जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन आपकी पोस्टिंग कभी नहीं होगी एयरपोर्ट के ऊपर एज एन एग्जामिनर। अच्छा, एज एन एग्जामिनर आपका मतलब वहां पर जाएंगे तो प्रिवेंटिव बना के भी भेज सकते हैं कि आपको पीओ बना के? नहीं नहीं, वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसके लिए प्रिवेंटिव अलग से अपॉइंट किया गया है, तो वहां पे एज एन एग्जामिनर आप नहीं जा पाएंगे, वो सिर्फ प्रिवेंटिव ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट जो कस्टम्स जा सकते हैं। फिर तो हमारे पास दो ही ऑप्शन हुआ ना, 1 और 2। नहीं नहीं, एक्चुअली मुंबई जोन 3 जो है हाँ उसमें दो चीजें आती है, एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो हाँ, एयर कॉम्प्लेक्स। कार्गो। तो अच्छा, आप एयरपोर्ट, ये कहना चाह रहे हैं कि एयर कार्गो पे आपकी पोस्टिंग लगेगी, एयरपोर्ट पे नहीं लगेगी, राइट? राइट राइट, एयर कार्गो अलग है, एयरपोर्ट अलग है। एयरपोर्ट यस मतलब यस। पैसेंजर का आपको करना है, एयर हाँ, कार्गो में कार्गो, जो लगेज। जो कार्गो लगेज आएगा बाय एयर, कार्गो जो आएगा। तो वहां पे आपकी पोस्टिंग रहेगी 3 साल। ओके। अच्छा, ये जो जोन है वो आपने बताया कि पहला जोन 1 जो है 2 साल, जोन 2 है 3 साल, और जोन 3 भी है 3 साल, राइट? यही रोटेशन जी पूरे लाइफ टाइम चलता रहेगा? हाँ, उसमें कई कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब ऐसा हाँ, पॉलिसी बनाई है, लेकिन कई रूल बार है, ऐसा होता है हाँ। कि आपका रिपीट हो जाता है। जी क्योंकि जी। अब आप जैसे मान लो आपको पर्सन नहीं मिल रहे, तो आपको डालना ही पड़ेगा दोबारा, मान लो जिसने जोन 2 कर लिया तो उसको जोन 2 डालना ही पड़ेगा दोबारा, अगर आपको कोई हम्म पर्सन और नहीं मिल रहे। हम्म। अच्छा, लेकिन नॉर्मली पॉलिसी एक में जगह follow पे करना जैसे आपने बोला कि लीगल में है या रिकवरी में है या आरटीआई में है, तो सेक्शन जो चेंज होता है उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है क्या? है। नहीं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये सेक्शन मिलेगा तो ये सेक्शन, कमिश्नर लेकिन जब मेनली क्या चाहेगा। होता है। जी जी, हाँ बोलिए। हाँ, उसके लिए मेनली यहाँ पे क्या बनाया, जैसे आपकी पोस्टिंग हुई किसी सेक्शन में, तो हम्म। आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि 1 साल आपको सेंसिटिव पोस्टिंग दी जाए, या 6 महीने आपको सेंसिटिव, 6 महीने नॉन सेंसिटिव। तो हम्म। सेंसिटिव पोस्टिंग में क्या क्या मानेंगे हम लोग, सेंसिटिव पोस्टिंग में मोटी मोटी जिसमें कि लिवली जो वर्क रहता है, लाइव वर्क जो रहता है, मान लो हम्म। आपका पब्लिक ये डीलिंग डॉक्स वाला, का वर्क, पब्लिक डीलिंग वाला। हाँ पब्लिक डीलिंग वाला हम्म एग्जामिनेशन वर्क हो गया, या हम्म। आपका ग्रुप में जो आपने असेसमेंट कर रहे हो वो वर्क हो गया। तो ये हम्म। वर्क को आपको सेंसिटिव पोस्टिंग माना जाता है, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है और जहाँ पे आप रेवेन्यू को हैंडल कर रहे हो, मोटा मोटा आप ये समझिए, जहाँ पे रेवेन्यू एंगल आ जाता है। और हम्म। नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग्स वो हो गई जहाँ पे आपका कोई रेवेन्यू एंगल नहीं है, जैसे लीगल सेक्शन है तो वहां पे कोई आप रेवेन्यू को हैंडल नहीं कर रहे हो, वो तो आप जो हम्म। केस है उसको अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से आप उसको मैनेज कर रहे हो, आपको फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे रिकवरी हम्म। है तो वहां पे रेवेन्यू एंगल है, लेकिन वही रेवेन्यू आप देख रहे हो जो कि रेवेन्यू पहले से डिपार्टमेंट डिसाइड डिस्क्लोज करके है। आपको बता दिया। हाँ, हाँ डिस्क्लोज है कि भाई, ऑलरेडी। हम्म। हाँ, तो वो चीज है, तो वहां पे आपको ये कोशिश करते हैं कि हर अल्टरनेटली फॉलो किया जाए, एक बार सेंसिटिव पोस्टिंग एक बार नॉन सेंसिटिव, चाहे मतलब वो छह 6 मंथ महीने टू पे। 6 मंथ है। अच्छा, हाँ 6 महीना या साल भर रहेगा सेंसिटिव, फिर 6 महीना साल भर नॉन सेंसिटिव, ऐसा हाँ रहेगा, करेक्ट? हाँ जी जी। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक, वो है प्रमोशन, जिसका इंतजार सब लोग करते हैं। तो प्रमोशन का, हम्म जैसे हमारे यहाँ जीएसटी में जो है 2013 बैच का जो एसएससी वाला है वो कंप्लीट हो गया है, और 14 बैच अभी चल रहा है, ठीक है? हम्म मतलब पहला प्रमोशन। तो आपके यहाँ अभी हम्म। क्या है सिनारियो मुंबई एग्जामिनर का? मुंबई एक्चुअली जो एग्जामिनर का शुरू से जो रहा है क्रेज, एक तो बहुत ही बड़ा उसमें फैक्टर रहा है कि प्रमोशन का। हम्म। अभी क्या हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर जीएसटी का अभी जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो चेंज कर दिए, तो उनका थोड़ा फास्ट हो गया। नहीं तो हम्म। एग्जामिनर से माइल्स हेड था, पहले माइल्स हेड। करेक्ट उसका मैं करेक्ट। एग्जांपल ये देना चाहूंगा आपको कि पहले एग्जामिनर जो थे, एक हमारे यहाँ पे 2004 बैच के एग्जामिनर हैं जिन्होंने हम्म 2008 में ज्वाइन किया, वो हम्म। अभी 2020 में एसी बन गए हैं। अच्छा, वेरी गुड। हम्म हाँ, जो कि मेरे एसी थे पहले, जो मुंबई में हम्म 2004 में उन्होंने एग्जाम दिया था, उस टाइम थोड़ा ज्वाइनिंग लेट होती थी, हम्म। जैसे अभी एसएससी थोड़ा लेट कर रही है, तो उस टाइम भी लेट थी एसएससी काफी। तो 2008 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और 2020 में उन्होंने एज एन एसी प्रमोट हो गए हैं वो। तो ये आप देखिए कितना फास्ट है, मतलब विद इन 12 years ऑफ ज्वाइनिंग ही हैज हम्म। बिकम एसी। आप क्लास तो ये 1 बन इतना जा रहे फास्ट हैं। है, क्लास 1 बन जा रहे हैं, जो कि एसी, जो कि आप डायरेक्ट आईआरएस भी आ रहे हैं उधर से यूपीएससी से। जी दूसरी जी। बात, जो पहला प्रमोशन की बात मैं करूं, जो आपके मेन क्वेश्चन पे आता हूं मैं, तो यहाँ पे हम्म। 2014 बैच पूरा बन चुका है अप्रेजर। अच्छा, बन जो चुका है 14। टू हाँ, और 2015 बैच के 15 पीपल भी बन जाते इन जून ओनली। लेकिन हम्म। क्या हो गया, कुछ डिपार्टमेंट का इश्यू चल रहा था, जिसकी वजह से, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं जी बताना चाहूंगा। जी जी। जो 2015 बैच के जो लड़के हैं, जो जो कि 2017 में जिन्होंने ज्वाइन किया,
उनका 15 सीटें खाली थी, 15 लड़के भी अवेलेबल थे, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सम इशू। बोर्ड से कुछ वो एक केस चल रहा था, उसकी वजह से वो हाँ हाँ। क्लियरिटी नहीं थी। ओके तो ओके। अभी उसकी क्लियरिटी आई है, तो अभी विद इन 2 या 3 मंथ, फर्स्ट अराउंड 1 जनवरी आधा बैच 2015 बैच का भी प्रमोट हो जाएगा। चेन्नई कोलकाता, यहाँ पे चेन्नई कोलकाता का नहीं कहूंगा, चेन्नई वगैरह में 2015 बैच के काफी लड़के प्रमोट हो चुके हैं, तो अभी भी ये सबसे आगे है। ये जो चलिए। एग्जामिनर की पोस्ट है, ये सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट, जो प्रमोशन में वन ऑफ द फास्टेस्ट आज भी है। मतलब देखो, कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि आप लोगों का फास्ट हुआ है, लेकिन अभी भी ये बहुत फास्ट है, क्योंकि 2015 बैच के लोग बनने जा रहे हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो टाइम लगेगा। 2014 बैच तो बहुत बड़ा है, जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी मुंबई की, तो बहुत टाइम लगेगा इधर। खैर, अब जो है मेन टॉपिक है। हाँ, सुपरटेंडेंट अप्रेजल बनने के बाद का क्राइटेरिया क्या है एसी जाने के लिए? वो तो सब उसका कुछ है क्या? जल्दी बनते हैं या लेट लगता है, या कुछ कितना 5 साल है, 8 साल है, ऐसा कुछ है क्या रूल अप्रेजल से एसी? पहले पहले हाँ, पहले जो ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल्स थे, उसमें ऐसा था कि 3 साल एग्जामिनर से अप्रेजर बनने के लिए मिनिमम जो लॉक इन पीरियड था, जी। और 8 इयर्स था प्रिवेंटिव ऑफिसर का, 8 इयर्स था जीएसटी ऑफिसर का या एक्साइज का। राइट लेकिन राइट। अभी क्या किया है, हाँ, डीओपीटी ने किया है सबको इक्वल करो, तो अभी सबका 2 साल कर दिया इन्होंने, हाँ, स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला फर्स्ट प्रमोशन। तो अभी 2 साल के अंदर आप यू आर एलिजिबल टू बिकम अप्रेजर। तो अप्रेजल, हाँ। उसके लिए वो विद इन 2 इयर्स आप लॉक इन पीरियड है, 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह नहीं है, जो कि इनकम टैक्स वगैरह में रहता है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हाँ। आप अपनी सीनियोरिटी से ही बनेंगे। और आगे फिर 8 साल का ही क्राइटेरिया है ना अभी भी अप्रेजल से हाँ एसी बनने हाँ के लिए? हाँ, वो 8 इयर्स का ही है। तो लेकिन ये है कि आप 8 इयर्स के करने के बाद में आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरा प्रमोशन आने वाला है। जो हम्म 2005 बैच के जो एग्जामिनर थे, जो कि 2008 में जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो अभी हम्म। इस जो अगली डीपीसी जो होगी एसी, वहां पे एसी बन जाएंगे वो लोग। एसी बन जाएंगे वो लोग। हाँ। ठीक है सर, एक चीज बहुत लोगों के दिमाग में है कि जो मुंबई में नहीं रहते हैं, बाहर से आएंगे ज्वाइन करने के लिए एग्जामिनर, तो यहाँ पर कौन सा एरिया है जहां पर कि वो घर देख सकते हैं रहने के लिए? ऑफिस के लोकेशन के हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा? मुंबई एग्जामिनर की सबसे अच्छी बात क्या है कि मुंबई में जितनी भी पोस्ट आप कोई भी सिलेक्ट हो गया है, उसमें रहने के लिए सबसे अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ लोकेशन वाइज, एग्जामिनर के लिए और पीओ के लिए अच्छा है। सबसे जो कस्टम्स जो है वो सबसे अच्छा है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑफिस है। पहली बात तो आप जीएसटी में जाएंगे, आपके ऑफिस में जाएंगे, सर जीएसटी में कितने सारे ऑफिस बना रखे हैं उन्होंने। 22 ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नरेट है। 20 आप बताइए, 42 जगह आप, मतलब आप एक जगह फिक्स हो ही नहीं सकते। आपको नहीं हो कुछ सकते। सोच नहीं सकता कि मैं यहाँ पे अपना दिमाग फिक्स कर लूं। ऐसे ही हाँ हाँ। इनकम टैक्स में दुनिया भर के ऑफिस बना रखे हैं इन्होंने, दुनिया भर हर के ऑफिस। डिपार्टमेंट में दुनिया भर के ऑफिस हैं, लेकिन हाँ कस्टम्स में सिर्फ 3 ही ऑफिस है। हाँ, 3, ये मुंबई बहुत कस्टम बड़ा जोन 1, बेनिफिट है। जोन 2, जोन 3। तो आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि मेरे को यहाँ रहना है। तो जो तीनों जगह से जो एक कहते हैं ना इक्वी डिस्टेंस पे जो जगह पड़ती है, वो नवी मुंबई पड़ती है। नवी मुंबई में, जी। हाँ, और वो कॉस्टली भी कम है, और थोड़ा सा क्या, नॉर्थ का आपको यहाँ पे रहेंगे तो नॉर्थ का भी फील आएगा थोड़ा, जैसे ज्यादातर बच्चे नॉर्थ के सिलेक्ट हो जाते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मतलब जी हो जी सकता है जी साउथ के भी आते हो, लेकिन नॉर्थ जी। के लोग भी ज्यादातर आते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनके लिए बेस्ट यही रहेगी, थोड़ा ओपन भी है, क्योंकि मुंबई काफी कंजेस्टेड है, जो मेन मुंबई जो है। यस यस, बिल्कुल। नवी मुंबई का एरिया जो है तो वो। ये अच्छा, चीज है। गवर्नमेंट क्वार्टर का क्या हिसाब किताब है? कितने साल में मिलेगा एग्जामिनर को, नए बच्चे जो आएंगे? विद इन 2-3 इयर्स आप आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाए। काफी जगह गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, पवई में है, और हम्म अपना एंटोप हिल में है, वडाला रोड के पास है। तो विद इन टू हम्म थ्री ईयर्स हारगर में है, और बेलापुर में है। तो हम्म। पहले तो ऐसा हो गया था कि 2018 के आसपास, 18 या 19 के आसपास खारगर के जो क्वार्टर्स हैं वो बने थे। तो जिन्होंने ज्वाइन किया उसको 2 दिन बाद भी क्वार्टर मिल गया, मतलब क्योंकि इतने नए बना दिए थे। लेकिन अभी वो ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा सा वेटिंग है 2-3 इयर्स का, लेकिन मिल जाएगा आफ्टर 2-3 इयर्स आपको। आफ्टर 2-3 ईयर। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रश्न हो गए। अब चलते हैं हम लोग, जो हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन आया है और कुछ यूट्यूब पे भी है। तो यूट्यूब का जो पहला क्वेश्चन है वो है कृष्णा साई, इफ वी हैव एनफ स्कोर टू चूज पीओ एंड एग्जामिनर, which one is wise to choose based on every aspect apart from night shift in PO especially in Chennai zone? इनका कहना है कि सर कि एग्जामिनर और पीओ इन दोनों का ऑप्शन है इनके पास चेन्नई को लेके। तो चेन्नई का कुछ है क्या आइडिया?
नहीं तो फिर मुंबई के हिसाब से बता दीजिए। मैं दोनों के हिसाब से आपको बता देता हूँ। जी। मुंबई में ऐसा है, मुंबई एक अकेला कस्टम जोन ऐसा है जहाँ पे एग्जामिनेशन, सारा का सारा एग्जामिनेशन एग्जामिनर के पास नहीं है। जो एग्जामिनेशन वर्क है हम्म। वो वहाँ पे पीओ को भी दिया गया है, बिकॉज पहले स्कार्सिटी ऑफ एग्जामिनर्स था, बहुत ही कम एग्जामिनर्स अप्रेजर्स थे। तो हम्म, उसको देख लिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसी को देखते हुए पीओ और सुप्रिटेंडेंट्स को वहाँ पे एग्जामिनेशन वर्क में लगाया गया। तो इसके हम्म, लिए, लेकिन चेन्नई में आपका ये बेनिफिट है आपको कि आप एग्जामिनेशन वर्क इज टोटली गिवन टू एग्जामिनर्स ओनली। एग्जामिनर ओनली। सेकंड थिंग, हाँ, तो इसके इसके हिसाब से चेन्नई भी अच्छा है। ये एक्चुअली ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो वो ज्यादा मेरे को बेटर हो जाता बचाना। कृष्णा नसाई, पता नहीं कहाँ के, वो लिखा नहीं है, चेन्नई लिखा है तो शायद चेन्नई इनका अटैक है चेन, उधर। साउथ के हैं हाँ, शायद, शायद साउथ के। ओके ओके, हाँ, तो चेन्नई भी बेटर ऑप्शन है उनके लिए। अगर साउथ का पर्सन है तो चेन्नई बेटर ऑप्शन, बिकॉज तो पास में भी रहेगा और वहाँ पे एग्जामिनेशन वर्क डेडिकेटेड टू एग्जामिनर ओनली, और किसी को नहीं दिया अगर गया है। अगर सर चेन्नई में ही इनको पीओ भी मिल रहा है तो फिर क्या हम्म, चूज करना ठीक रहेगा, एग्जामिनर या पीओ? एग्जामिनर नो डाउट। एग्जामिनर, ओके। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन है अपना सर। अपना पर्सनल चॉइस होता है। किसी किसी का कैसा होता है, वर्दी का शौक होता है किसी को। वर्दी का शौक जैसे रहता मैं, है। जैसे आपका जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, हाँ हाँ। तो वहां पे अब आप जो भी चीज है, लेकिन बाहर से तो वर्दी वाले को ही जानेंगे, हमको कोई नहीं जानेगा, सिविल वाला। आपको तो आई वो एक कार्ड अलग बात दिखाना है। लेकिन अगर, पड़ता है। हाँ, लेकिन एक अगर आप वैसे देखा जाए जो जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो एग्जामिनर इज बेटर इन एग्जामिनर। चेन्नई। अभी एक क्वेश्चन आया है योगेश जी का, योगेश दियोकर। ये यूट्यूब का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर। ये पूछ रहे हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, वो तो हमने बता ही दिया। इफ आई वांट टू लिव इन मुंबई फॉर लाइफ टाइम, इज एग्जामिनर बेस्ट ऑप्शन? तो बेस्ट ही है क्या आप बोलेंगे? और दूसरा कोई नहीं कौन सा देखो, जॉब लाइफ टाइम के लिए? नहीं, लाइफ टाइम के लिए देखो, अब वही बात है पर्सनल चॉइस वाली। लेकिन पर्सनल। एग्जामिनर देखो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जामिनर आप हाँ। चूज करेंगे तो आप ये नहीं होगा कि आपको, कि देखो मैं पछता रहा हूँ कि एग्जामिनर ही क्यों चूज किया। एग्जामिनर इज वन ऑफ द बेस्ट अच्छा, ऑप्शन। नहीं, एक एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा है, सर से पूछिएगा कि सर अगर आपको अभी मौका लगे, जैसे मान लेते हैं मैं 2-3 साल आपको हो गया, ठीक है, तो अगर अभी आपको मौका लगे कि आपको चूज करना हो एग्जामिनर के अलावा, तो फिर क्या आप दोबारा एग्जामिनर चूज करेंगे या इनकम टैक्स, जीएसटी या पीओ? तो क्या जवाब होगा सर आपका? हाँ, एक बच्चे ने एक्चुअली ऐसा ही मैं कहा। जो एसएससी, देखो मैं भी पहले मैं पहले जीएसटी में ही था एक्चुअली। तो मैंने अच्छा। वापस से एग्जाम दे के एग्जामिनर में मैं आया था। हाँ तो हाँ। मुझे लगता है कि इतना अभी भी जीएसटी में देखो उनकी प्रॉब्लम्स मैं जानता हूँ कि अंदर की जैसे प्रमोशन की प्रॉब्लम्स हैं। फिर जीएसटी ठीक। मुंबई का फिर भी ठीक है, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो ऑल ओवर द स्टेट आपके ट्रांसफर्स होते हैं। मान हम्म। लीजिए आप गुजरात को लेके चले, तो गुजरात में आप जैसे आज अहमदाबाद में, तो कल आपको जामनगर भेज देंगे। जामनगर से हम्म। आपको वडोदरा भेज देंगे, तो आप स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। तो फैमिली हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या, ये सब बच्चे एक्सपीरियंस है, लेकिन आगे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई इज फार बेटर, कि आप कम से कम स्टेबलाइज हो सकते हैं। दिल्ली में फिर आपको मिले, अगर दिल्ली एक्साइज मिल रहा है तो। और एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ नहीं, मैं ऐसे एरिया से हूँ जो फाल फाल फरलांग एरिया है, जहाँ पे आसपास कोई एयरपोर्ट भी नहीं है 10 घंटे के रन तक। तो मुझे तो फिर अगर मेरे को अपने स्टेट में रहना पड़ा, तो मेरे स्टेट में मैं अपने होम टाउन में कितने साल रह सकता हूँ, 2 साल 3 साल, फिर मेरे को दूसरे जगह जाना। डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। नहीं, अगर ये मान चीज है। लीजिए ईडी ईडी का ऑप्शन हो, इनकम टैक्स का ऑप्शन हो, तो फिर क्या आप एग्जामिनर से ऊपर रखेंगे उसको? इनकम टैक्स का देखो थोड़ा सोशल लाइफ के लिए अच्छा है बोलने के लिए इनकम टैक्स, क्योंकि हर कोई जानता है इनकम टैक्स को और कि हर किसी का काम पड़ता है। लेकिन इनकम हम्म। टैक्स में जो आप ये बातें बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पावर्स है बहुत ज्यादा कट कर दी गई हैं जो ऑफिसर्स की, शुरू से ही आपको भी पता होगा इस बात का। जो भी है हायरार्की ऊपर ही जा रहा है, मतलब नीचे वालों की पावर्स कम कर दी। पावर सेकंड कम। थिंग, ईडी के बारे में बोलूंगा। ईडी का आजकल बहुत नाम चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है ईडी। ईडी का ऑप्शन हमारे टाइम भी था हमारे पास, लेकिन ईडी में सबसे अच्छी बात है आप ईडी में एग्जाम में रहते हुए जा सकते हैं, क्योंकि डेपुटेशन की पोस्ट निकलती रहती है। ईडी ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अपनी ज्यादातर पोस्ट डेपुटेशन से भरता है। तो आप करेक्ट। एज एन एग्जामिनर आप ईडी में जा सकते हैं। दूसरी बात, ईडी की थोड़ी जो नेगेटिव पॉइंट मैं कहूंगा कि ऑल इंडिया ट्रांसफर है वहां पे, तो आप हाँ, फिर ये है, स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। सर कुछ प्रेशर होता है क्या, इनका एक क्वेश्चन है योगेश जी का ही, कि पॉलिटिशियन का या सीनियर्स का कुछ प्रेशर रहता है क्या काम को लेके? मुझे लगभग इस डिपार्टमेंट में 10 ईयर हो गए हैं, 10 साल मुझे लगभग। तो हम्म। प्रेशर का ऐसा है, तो प्रेशर आपके ऊपर है। अगर हम्म। आप सही है तो आप पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता, मैं ये बोलूंगा। चाहे ओके। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मैं कैफे डिपार्टमेंट में देख लिया, अगर आप सही हैं अपनी जगह तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं चलेगा। और
थोड़ा सा कस्टम्स ऐसा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर कम है एक्चुअली। ये अच्छी बात है इस हम्म, डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम्म, पॉलिटिक्स से थोड़ा इसका लेना देना कम पड़ता है। जो भी हम्म, है बिजनेसमैन के रहते हैं, तो वहां पे प्रेशर, देखो देखो इंडिया है, इंडिया में आप जैसे कल्चर, जैसे काम वर्क कल्चर है, प्रेशर आएगा, लेकिन आप अगर सही है तो आपके कोई प्रेशर नहीं बना सकता। ओके। अब चलते हैं हम लोग, आदर्श कुमार जी का क्वेश्चन है, बेस्ट जॉन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एंड वर्कलोड। अभी तो क्या हो गया है, जो प्रमोशन वगैरह सब जो है सबके बराबर से ही हो गया, क्योंकि 2 साल का क्राइटेरिया कर दिया एक तो। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ से आ रहे हैं, तो हाँ मुंबई आदर्श, एक, हाँ नॉर्थ, नॉर्थ वाला ही है। नॉर्थ वाले लग रहे हैं मुझे, तो हम्म, मुंबई बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बिकॉज देखो, आप जो भी इसमें, इसके अलावा जो भी जोन देखोगे आप, चेन्नई देख लीजिए, यहाँ पे विशाखापट्टनम देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, ये हम्म, सब जो जोन है, इन जोनों में आपको थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, काफी लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, और जो क्लाइमेट प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन मुंबई में आपको उतना वो चीज फील नहीं होगी, बिकॉज मुंबई तो क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन जो है सिटी है। तो यहाँ पे सब हम्म, लोग आराम से, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो मुंबई है, मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो बाहर के लोगों से ज्यादा बनी हुई है, यूपी और बिहार के लोग बहुत मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो इस हिसाब से, सही बात। और प्रमोशन एक्सपेक्ट तो सबका बराबर ही हो गया। चेन्नई थोड़ा पहले आगे चल रहा था, क्योंकि चेन्नई में, क्योंकि एक तो छोटी जगह है, उसका फर्क पड़ता है, लेकिन अभी मुंबई और चेन्नई सब बराबर से ही आ गए हैं अब तो, जब से ये नया हम्म, रिक्रूटमेंट रूल आया है। तो मेरा हाँ एडवाइस तो सबसे पहला पहला जो किसी को प्रेफरेंस डालना चाहिए, तो मुंबई डालना चाहिए। मुंबई डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सर, कोई पूछ रहा है कि एग्जामिनर का जो है कुछ निगेटिव पॉइंट भी आपको दिखता है क्या? नेगेटिव तो ऐसा है कि जैसे आपके डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट हैं, पीओ, हम्म, जीएसटी इंस्पेक्टर और एग्जामिनर। एक जी, एग्जामिनर ऐसी, और जो आईआरएस आते हैं, हम्म, सबको सबको यूनिफॉर्म है, सिर्फ एग्जामिनर को यूनिफॉर्म नहीं है। आईआरएस को हम्म, भी यूनिफॉर्म होती है, आपको पता ही होगा सर। यस और यस, पीओ को यूनिफॉर्म है, और जीएसटी इंस्पेक्टर को हम्म, यूनिफॉर्म है। लेकिन सिर्फ एग्जामिनर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूट होके आएंगे, और आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। तो क्या होता है, आप अपने आसपास लोगों को यूनिफॉर्म में देखते हैं, और थोड़ा सोशल हम्म, मीडिया पे कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बाकी हर कोई समझता है ना कि आपने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है तो ये आप कस्टम ऑफिसर हो। कस्टम तो वो ऑफिसर थोड़ा जी, कई बार आपको फील होगा, ऐसी बात नहीं है, वो फील होगा आपको। तो थोड़ा सा ये है, बाकी नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप, बहुत ही डायनेमिक जॉब है एक्चुअली में, जो एग्जामिनर की जो हम्म, जॉब है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। आपको हर टाइप के, मतलब सेक्शंस में काम करने मिलेगा। लाइक आप कहीं पे तो पता चला कि ड्यूटी को एवेल्युएट कर रहे हैं, कहीं आप इंटेलिजेंस का काम भी कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस हम्म, एजेंसी का काम जो रहता है, तो आप हम्म, डिफरेंट टाइप के वर्क कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी आप समझेंगे कैसे प्रमोशन होता है, कैसे सीनियरिटी डिसाइड होती है, कैसे डीपीसी होती है। हर टाइप का आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं हम्म, है, नेगेटिव नहीं है। देखो, जो नेगेटिव मैं आपको बताऊंगा, तो वो नेगेटिव बताना गलत होगा, क्योंकि वो हर जो में नेगेटिव है वो चीजें, जैसे कि क्या हम्म, होता है, ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा होता है ना, कि काम थोड़ा स्लो होता है। आप करना चाहते हैं फास्ट, लेकिन नहीं होता सब फास्ट। आप वो सब हम्म, चीजें फिर हर डिपार्टमेंट में मिलेगी आपको। तो ऐसा स्पेसिफिक एग्जामिनर का कुछ मेरे को नेगेटिव नहीं लगा, कि मैं बाकी डिपार्टमेंट में काम किया है मैंने इसके लिए। हाँ तो यूनिफॉर्म से तो हम लोग त्रस्त हैं, हमारे हमारे लोग तो, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म ले जाओ साला, खत्म करो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली यूनिफॉर्म का सर, तो ये आप, बात, जी, हाँ, ये बात मैं और आप समझते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी जीएसटी में ही था पहले। तो हाँ ये हाँ, बात मैं और आप समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए यूनिफॉर्म ही सब कुछ है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। यस यस। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, आर के नाम लिखा है कि पीओ एग्जामिनर डेपुटेशन पे दिल्ली एयरपोर्ट या नियर बाय आ सकता है क्या? डेपुटेशन पे पीओ तो शायद जाते हैं ना, पीओ तो जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट ना, देखो, मुंबई इसमें से? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ऐसा थोड़ा जनरलाइज करूंगा। जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे सिर्फ पीओ ही जा सकता है, एग्जामिनर दिल्ली एयरपोर्ट नहीं जा सकता है। नहीं जा हाँ, सकता। लेकिन एग्जामिनर दिल्ली जा सकता है ऑन डेपुटेशन। अच्छा, वो दूसरा बहुत सारी डिपार्टमेंट, पोस्ट निकलती है। हाँ, नहीं, अपनी डिपार्टमेंट, जैसे डीआरआई है जैसे। डीआरआई में है, हाँ, या हाँ, जैसे एडी में बोर्ड है, अपना जो सीबीआईसी बोर्ड है, हाँ सीबीआईसी बोर्ड में बहुत सारी विंग्स है अपने, डीजीएचआरडी हो गया, डीजी अच्छा, सिस्टम हो गया। हाँ हाँ तो इनमें बहुत सारी डेपुटेशन की पोस्ट निकलती रहती है। हमारे एग्जामिनर्स बहुत सारे गए हुए हैं, और वहां पे बेचारे कई लड़के गए हैं, और यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। कई लड़के तो ऐसे शुरू से ही डेपुटेशन, मतलब थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद ही चले गए, आज भी डेपुटेशन पे दिल्ली में ही है। तो हमारे से हमारी डिपार्टमेंट बहुत सारे डेपुटेशन की निकलती है, वहां पे जा सकते, लेकिन एयरपोर्ट पे आप नहीं जा सकते, बिकॉज आप एयरपोर्ट के लिए आप रिक्रूट ही नहीं किए गए, वो वहाँ यहाँ पे भी आप नहीं कर सकते। है ही नहीं, हाँ कोई काम ही नहीं है। राकेश कुमार हाँ, सर पूछ रहे हैं कि एग्जामिनर में ज्वाइन करके यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्या, टाइम मिलेगा क्या? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम्म, देखो, आपके ऊपर, ये तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। हम्म, लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों ने निकाला है, और अभी अभी एक लड़के ने, मेरे से जूनियर ही है वो, 2015 बैच का एग्जाम है, जो 17 में जिसने ज्वाइन किया था, उसने भी आरएएस निकाला है यहाँ पे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम। ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ। हाँ, और 2014 बैच के 2 लड़कों ने यूपीएससी निकाला पहले। तो निकालने वाले निकालते हैं, वो तो आप पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको टाइम मिलता है। आप अगर चाहें कि ऐसे ऐसे सेक्शन में पोस्टिंग करें कि जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको टाइम भी मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप जी बिल्कुल काम ही ना करें, लेकिन ऐसा होता है, कई सेक्शन ऐसे होते हैं सर जहाँ पे थोड़ा सा काम को आप मैनेज कर सकते हो, जैसे सैटरडे संडे को आपने काम कर दिया सारा, या पहले एक दिन में काम खत्म कर दिया, जहाँ पे लिवली वर्क नहीं रहे, सुबह शाम आपको एट ऑन टोज रहना पड़ेगा। तो ऐसे सेक्शन में पोस्टिंग करके लड़कों ने निकाले हुए हैं यहाँ पे, और अभी करंट में निकाल भी रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बेशक, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल सर ने दे दिया है आपके लिए, तो कुछ लोग कर सकते हैं, तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करके अच्छे से आप आईआरएस बन के जो है आ जाइए एग्जामिनर में। खैर, अभी दिव्या जी का क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल पे आया है कि हाउ इज लाइफ एट मुंबई, कैसा है मुंबई का लाइफ एग्जामिनर बन के, कैसा लग रहा है आपको? एग्जाम देखो, मुंबई का लाइफ जो है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें हैं मुंबई में। आप भी मुंबई में रहते हैं सर, तो आपको भी समझ में ये तो समझ पा रहे होंगे। पॉजिटिव्स की मैं ये बात करूँ कि मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कभी आपको एक्सट्रीम हीट और कभी भी आपको एक्सट्रीम जो कोल्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो एक जैसा सा मौसम रहता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप पता नहीं कौन सी जगह आ गए, इतना दूर आने के बावजूद भी। अगर आप 1500 किलोमीटर आ रहे हैं तो आप ये समझ के चलते हैं कि यार मैं पता नहीं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा, या मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। जो मुंबई की सबसे जो इशू, एक ही सबसे बड़ा इशू है, जो ट्रेवलिंग टाइम टू ऑफिस, वो थोड़ा सा इशू है, क्योंकि बिकॉज मुंबई का जो सब ऑफिस, ज्यादातर ऑफिस जो है वो साउथ मुंबई में बने हुए हैं। राइट। लेकिन एग्जामिनर या कस्टम्स की मैं बात करूँ, उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि उसका सिर्फ एक ही ऑफिस है साउथ मुंबई में, एक जो ऑफिस है अंधेरी में है, और एक ऑफिस आउटर एरिया में है। तो कंपेरेटिव टू अदर पोस्ट, कस्टम्स हमेशा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना साउथ मुंबई में हमेशा जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैंने मुंबई जोन 1 बताया 2 साल का है, तो आपको 2 साल ही साउथ मुंबई जाना है, तो वहां पे आपका ट्रेवलिंग टाइम मान लो 1.5 आवर है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो लाइफ अच्छी है एक्चुअली, मैं तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड फ्रॉम द मुंबई। और दूसरा बात, आपको हर चीज का फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलता है, मतलब आप जैसे, ऐसी बात नहीं है, देखो आप बड़ी सिटी में रहते हो तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, लेकिन फैसिलिटीज जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, एयरपोर्ट फैसिलिटीज होगी। अब आप देखोगे मुंबई दिल्ली की फ्लाइट अगर आप चेक कीजिए कभी भी, तो वही रेट है जो थर्ड एसी ऑफ ट्रेन का रेट है। ट्रेन का रेट है, हाँ करेक्ट। तो आप बताइए, इतना इतना कम फेयर तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट बीच में ले लीजिए, चाहे उसका 1 घंटे का रन हो, उतना फेयर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो, तो आप तो अगर शाम को, फ्राइडे शाम को भी यहाँ से चले मुंबई से, तो अपने फ्राइडे को रात को घर पहुंच सकते हैं, 2 दिन अपना छुट्टी मना के, बिना छुट्टी लिए मंडे को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आईसीटी तो मेरे ख्याल से बैन ही है ना आपके यहाँ भी, जैसे हमारे यहाँ तो बैन ही है, नहीं हो रहा है। हाँ, आईसीटी सर बैन हो गया, पूरे सीबीएसई में बैन कर रखा है उसको, देखते हुए सीबीडीटी ने भी बैन कर दिया अभी। दिव्या लेकिन जी उसके अलावा, हाँ हाँ सर, हाँ ऐड हाँ, कीजिए। उसके अलावा लेकिन हाँ, कुछ आपके साथ ऐसे हैं रास्ते जिससे आप कर सकते हो, जैसे डेपुटेशन मिल जाता है आपको इजीली। अगर आप स्पाउस बेस है तो आपको डेपुटेशन बहुत इजीली मिल जाएगा 5 साल के लिए, फिर उसे एक्सटेंड करते रहिए। ओके, तो डेपुटेशन मिल जाता है, जैसे हमारे यहाँ डेपुटेशन भी नहीं दे रहा है अभी। खैर, हमारे यहाँ पे क्या है अभी है कि एक एग्जामिनर है जो, उसकी वाइफ कोलकाता में पीओ थी, तो उन्होंने स्पाउस बेस पे लगाया, तो उसको इजीली डेपुटेशन मिल गया है। तो अभी 5 साल तो लगभग वो यहाँ पे रहेंगी, तो ऐसा करके तो है, मतलब हो जाएगा आराम रास्ते से, हैं। ऐसा मतलब इशू नहीं आएगा। दिव्या जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्रोफाइल एंड ऑफिस एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स, कैसा है एग्जामिनर गर्ल्स के लिए? जो मैंने फील किया है, काफी मुंबई, एक तो देखो सिटी का बहुत फर्क पड़ता है इस चीजों में, आप सिटी वाइज आप देखेंगे तो मुंबई का मुझे लगा कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे तो क्या है, प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी, 50% तो गर्ल्स ही हैं। आप देखिए हर दूसरी लेडी यहाँ पे वर्क करती है यहाँ पे। तो यहाँ का जो फीमेल के लिए जो एनवायरनमेंट है, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ पहले, बहुत ही अच्छा है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप रात को भी यहाँ पे लोकल ट्रेन जो चलती है, रात को 12 बजे भी लोग ट्रेवल करते हैं, लेडीज अकेले, कुछ इशू नहीं आता है उनको। ठीक है, दूसरा बात हुई कि वो एग्जामिनर्स के लिए, तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया कि लेडीज को कोई काम करने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत ही इजी गोइंग है। आपके यहाँ नाइट वगैरह नहीं होता है ना, नाइट वगैरह कोई ऑफिस का टाइम? नाइट शिफ्ट, हाँ सर कुछ कुछ पोस्टिंग्स हैं, मतलब बहुत ही कम है, मतलब ये मान लो आप 10% ऑफ पोस्टिंग्स है जहाँ पे नाइट शिफ्ट रहती है। एक वहाँ भी एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन है।
एयर कार्गो में जो एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन है वो नाइट का भी शिफ्ट है, और एक कोरियर जैसे यहाँ से इंटरनेशनल जो कोरियर्स आते हैं सर, जी वो भी जी। नाइट शिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर की पोस्टिंग मतलब आपको क्यों इतने सारे सेक्शन है, तो यहाँ पे मिलने के चांस 10% भी नहीं है आउट ऑफ 100%। और वहां भी लड़कियों को शायद नाइट नहीं लगाते होंगे, कोशिश करते होंगे कि जेंट्स ही रहे, नहीं? कोई इशू नहीं आता है सर, नाइट में पहली बात तो नाइट लगाएंगे भी नहीं, और कोई इशू नहीं आता है, वो मैनेज हो जाता है। आप नाइट कर लीजिए, मैं नाइट कर, जैसे कोई लड़की है मैं नाइट कर लूंगा, वो डे में आ जाएगी, मतलब ऐसा मैनेज हो सकता है। मैनेज हो सकता है। एक क्वेश्चन है, इस इफ स्पाउस इज इन जॉब ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई एंड वाइफ इज एग्जामिनर, विल स्पाउस ग्राउंड बी कंसीडर्ड और नॉट? तो आईसीटी तो हो ही नहीं रहा है, तो कोई भी कंसीडर नहीं करेगा, करेक्ट? मैंने से इसका एकदम सिमिलर एग्जांपल अभी आपको दिया। यहाँ पे एग्जामिनर है हाँ और उसकी वाइफ क्यों थी हाँ, कोलकाता में, तो डेपुटेशन हो ये गया, डेपुटेशन हो गया। डेपुटेशन हो गया। तो ये डेपुटेशन एक्चुअली ये तो ये वो जा सकता था, या वो यहाँ पे आ सकती थी, उसने यहाँ पे अपनी वाइफ को बुला लिया। डेपुटेशन पे इजीली हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर भी अब फेसलेस हो रहा है क्या? लाइक एक्साइज में तुरंत स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर फेसलेस असेसमेंट। एक्साइज में तो नहीं है, इनकम टैक्स में है ना फेसलेस। आपके यहाँ ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? दो चीजें हैं सर, एग्जामिनर को मैं बोलूंगा तो एग्जामिनर में कुछ भी फेसलेस नहीं हुआ है, बट जो अप्रेजर है, एक्चुअली क्या है सर, जो एग्जामिनर पोस्ट का जो क्रेज है वो अप्रेजर की वजह से है सर, सबसे ज्यादा। कि जो अप्रेजर जो पोस्ट होती है, मैं इसका थोड़ा सा आपको 1 मिनट लेते बता दूं। जो अप्रेजर्स थे वो गेजेटेड पोस्ट थी, ये पहले डायरेक्ट यूपीएससी से सिलेक्ट होके आते थे सर, टिल 2002। तो इसका इतना क्रेज है कि आप देखो यूपीएससी से सिलेक्ट होके आ रहे हैं जो पोस्ट, तो उसका मतलब कितना हायर लेवल का उनका जो टेस्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्रेज है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था सर। अगर किसी का ड्यूटी कैलकुलेट करना बहुत इजी बोल रहे हैं, लेकिन उसका पैरामीटर्स दुनिया भर के पैरामीटर्स रहते हैं सर, उसके लिए तो उस अप्रेजर की वजह से है। तो अब जो हुआ है लास्ट ईयर फ्रॉम 2020, इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, पहले तो इन्होंने फेसलेस असेसमेंट बोलेंगे इसको, फेसलेस असेसमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, इंप्लीमेंट किया इनकम टैक्स में, उसी के बेस पे हमारे यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर दिया है। जो अप्रेजर का काम है ग्रुप में वो फेसलेस हो गया है, एग्जामिनर का काम फेसलेस नहीं हुआ है, ना होगा वो, बिकॉज एग्जामिनेशन का जो वर्क है वो फेसलेस कभी नहीं हो सकता, बिकॉज आप गुड्स को जब तक खुद से देखेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई कपड़ा मंगाया मैंने, मैं उस कपड़े को जब तक टच नहीं करूंगा मुझे क्या पता वो कपड़ा उसका टेक्सचर क्या है, कौन सा क्वालिटी, कॉटन है कि पॉलिस्टर है। तो एग्जामिनेशन का वर्क कभी नहीं हो सकता, लेकिन असेसमेंट का जो काम है अप्रेजर का वो फेसलेस हो चुका है। अच्छा, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर का जो काम होता है, जो एग्जामिनर का जो काम होता है, दोनों में थोड़ा सा बताइए कि डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट में, कि दोनों का वर्क नॉर्मल भाषा में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सीधी सी बात है, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर यूनिफॉर्म जॉब है और एग्जामिनर नॉन यूनिफॉर्म जॉब है। तो जहाँ पे भी जैसे जो भी वर्क ऐसे आते हैं, जैसे गेट पे, जैसे एक हिसाब से एक गेट पे ड्यूटी लगनी है, गेट पे ड्यूटी में कम इसका कोई भी किसी भी कस्टम एरिया से गुड्स बाहर या अंदर जानी है, तो गेट पे ड्यूटी लगेगी तो सिर्फ प्रिवेंटिव ऑफिसर की लगेगी, बिकॉज वो वहां पे कंट्रोल करेगा एज ए यूनिफॉर्म जॉब। एग्जामिनर उसको कंट्रोल लेकर, जहाँ पे कंट्रोल वाली चीजें जो आ गई, जहाँ पे लॉ इन्फोर्स करने की बात आ गई, वहां पे प्रिवेंटिव ऑफिसर आ गया। जहाँ पे भी ये फाइल वर्क का काम आ गया, जो यहाँ पे जो कहते हैं ना, या मोटा मोटा हमारे नॉर्मल लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ पे ज्यादा लिखा पढ़ी का काम है वहां पे एग्जामिनर को भेज दो, अप्रेजर को भेज दो। जहाँ पे ऐसा काम है, जहाँ पे जाके इंटेलिजेंस में जाके किसी को पकड़ के लेके आना है, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट पीओ को भेज दो। उनका काम भी थोड़ा वैसा रहता है, पीओ को जैसे एयरपोर्ट पे भी क्या होता है, उनका किसी को पकड़ना है, स्मगलिंग रोकना है, थोड़ा उनका वैसा वर्क है। हमारे यहाँ एक एसी आए हुए थे, वो पीओ से आए थे, तो वो हमेशा यही पीओ की जो बात होती थी वो सब अपना बोलते, जो आपने बताया ना कि जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, तो वो वही उनका मेनली पूरा लाइफ जो है उसी काम में गया था, तो फाइल वर्क में उनको थोड़ा सा दिक्कत आती थी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इंटर जोनल ट्रांसफर ओपन होंगे क्या? तो सीआर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास लेटेस्ट? देखो सीआर के बारे में वही इंफॉर्मेशन है जो कि अभी मैं उसको रूमर से बोलूंगा कि आईसी इंटर ऑल इंडिया ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीटी तो ओपन होने के चांसेस तो हैं कम से कम, क्योंकि उसके बाद इनके पास बेस नहीं रहेगा कि आईसीटी क्यों रोके। दूसरी बात क्या, ऑल इंडिया ट्रांसफर मुझे लग रहा है कि ग्रुप बी में नहीं होंगे फिर भी। जैसे क्या होता है, देखो ये अपना इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में भी क्या है, सीबीडीटी है, वहां पे जो ग्रुप बी पोस्ट है वो तो अपने जोन में ही रहते हैं हमेशा, एज एन इंस्पेक्टर और एज एन जो भी आईटीओ आप जब बनते हैं जी, तो वो अपने जोन में ही रहते हैं। तो सेम अगर उसी को फॉलो करते हैं लोग, तो ये मुझे लगता है ग्रुप बी में ये
उसी जोन में रखेंगे, और जो ग्रुप ए में ऑल इंडिया ट्रांसफर करेंगे। तो मुझे ग्रुप बी में ऑल इंडिया ट्रांसफर की जो संभावना बहुत कम लग रही है। अगर ये हुआ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने वाला है इसका, बहुत ही ज्यादा। नहीं, हम लोगों ने एक इंटरव्यू लिया था, तिवारी सर हैं पीओ, तो उनका कहना था कि डीओपीटी के पास चली गई है फाइल, जिसमें कि 4 साल कस्टम, 8 साल जीएसटी, ऐसा कुछ होने वाला है, और सुपरिटेंडेंट एवब का जो है ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा प्रपोजल डीओपीटी के पास पेंडिंग है। इसके बारे में कुछ है क्या आपके पास हाँ, इंफॉर्मेशन? मैं वो हाँ, हो सकता है तिवारी सर को मतलब इस बारे में कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन हो। जी फाइल तो यूपीएससी के पास और डीओपीटी के पास पेंडिंग है, फाइल पुटअप हो चुकी है पहले, ये तो जी जी कंफर्म है। इसमें जी। सर ये मेरा मेरा जो मानना है, ये करेंगे जैसे गुजरात है या दिल्ली की बात करता हूँ मैं, दिल्ली जीएसटी की। दिल्ली हम्म। जीएसटी में कोई भी एग्जामिनर और पीओ नहीं होते हैं सर। वहां पे जो बिल्कुल। जीएसटी ऑफिसर होते हैं वही एग्जामिनर पीओ का काम करते हैं, लेकिन कैसे करेक्ट। करेंगे काम? वहां हाँ। पे उन्होंने ये बना रखा है कि 4 साल जीएसटी में रखना है, फिर 4 साल कस्टम्स में, या हम्म। 8 साल जीएसटी 4 साल कस्टम्स। तो लेकिन वो बिल्कुल। रखते अपने जोन में ही उनको। हाँ हाँ। तो मुझे लग रहा है अब जैसे ही आप, क्योंकि जीएसटी में है, मैं यहाँ पे एग्जामिनर हूँ, तो हम जैसे मान लो एक हो गए आप और मैं, तो आप क्या हम्म। करोगे? आप 4 साल कस्टम में आओगे, लेकिन मुंबई जोन में ही आओगे आप। आपको अच्छा। ऐसा नहीं रांची भेज देंगे, मेरा ये हाँ। मानना है। और मैं चार करेक्ट। साल अगर जीएसटी में जाऊंगा, 8 साल जीएसटी में जाऊंगा, तो आपकी जगह आऊंगा मैं, ना कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो इससे तो इससे मेरा ये मानना है प्रमोशन फास्ट फास्ट हो सकता है क्या? मतलब एसी वाला प्रमोशन जो होता है, फास्ट होगा कि क्या होगा? एक्चुअली क्या है, कैडर स्ट्रक्चर में सर दो चीजें होती है। एक तो हाँ। क्या जो बताया मैंने, कुछ भी अगर पहले के रूल्स है वो चेंज करने होते हैं, जैसे तो जी। ये तो हो गया अपना इसका बात की, जो कि कैडर मर्जिंग की बात जो चल रही है। इसके अलावा हम्म सर क्या होता है, बहुत सारी पोस्ट को जनरेट किया जाता है, नई पोस्ट क्रिएट की जाती है, नए कमिश्नर्स बनते हैं, सीधी सी बात है। नए कमिश्नर्स बनेंगे, नए जोन बनते हैं, तो वहां पे नई पोस्ट क्रिएट होंगी। तो नई पोस्ट क्रिएट होंगी तो प्रमोशन तो फास्ट हो ही जाएगा सर, क्योंकि फास्ट नई हो ही पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। रही है तो प्रमोशन देना ही पड़ेगा किसी को। तो करेक्ट। 2014 में जब आपको याद हो सीआर हुआ था, तो दुनिया भर के हाँ, लोग एसी कितने बना दिए थे उन्होंने उस एसी टाइम पे। बना दिए थे, हाँ करेक्ट। जो बेचारे चलिए। 15-15 दिन के लिए एसी बने थे बहुत लोग। ये बिल्कुल। चीज है। तो लगभग मेरे ख्याल से जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गया होगा, जो एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनर बनने के लिए मुंबई, चेन्नई या जो भी 6 जोन है वहां पर आना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई एक मैसेज जो बच्चे ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, कोई एक संदेश आपके तरफ से? हाँ, बस मेरा यही कहना है कि कोई इश्यू नहीं है, अगर मुंबई भी जा रहे हैं, चेन्नई भी जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसा किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। अभी जैसे यही बात चल रही थी कि मैं कह रहा था यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, तो हमको कई बार फील होता है, सर बोल रहे हैं हम तो यूनिफॉर्म से पीछे छुड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबके पास प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन एज एन एग्जामिनर मैं ये बोलूंगा कि आपको हमेशा कभी भी ऐसा होगा कि कमिश्नर को कभी कोई चीज चाहिए कि भाई मुझे ये पॉलिसी मुझे समझा के बताओ, या मुझे ये समझ के बताओ, ये पब्लिक नोटिस निकालना है या स्टैंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो उसके दिमाग में पहली चीज आती है तो एग्जामिनर को बुलाओ, प्रेजर को बुलाओ। हम्म। मैं प्योर और सुप्रीडेंट को मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि हम्म वो लोग कम है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज आती है। तो आप ये देखिए विद इन डिपार्टमेंट आपकी कितनी आपकी वो हो जाएगी, रिस्पेक्ट है कि कुछ भी यस। चीज होगी वो बोलेंगे कि नहीं भाई इसको बुलाओ यार, ये समझ के बताएगा मुझे। मतलब हमेशा आपको ये माना जाता है कि आप समझने में और कोई भी चीजें करने में आप ज्यादा अच्छे हैं हर किसी से। आप प्योर सुप्रीडेंट के एक अलग फायदे हैं, उनको कभी कहीं पे जाके रेड मारनी है तो बोलेंगे अरे कितने प्योर सुप्रीडेंट है, सबको इकट्ठा करो आज। तो ये चीजें हम्म। हैं। तो कोई भी, पहली बात तो एज एन एग्जामिनर मैं, दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप में इंप्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रखिए। आप ये नहीं कि एग्जामिनर मिल गया आप खुश हो गए यार ये तो बहुत बढ़िया जॉब है, ये हो गया। इंप्रूव करते रहिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एलडीसी से स्टार्ट करके और बाद में आईएएस बन गए। तो कभी अपने को रोकिए मत, यूपीएससी की तैयारी करते रहिए, अपने स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते रहिए। बिकॉज स्टेट सर्विसेज में अगर आप जाते हैं, जैसे मैं किसी की बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या पुलिस सर्विस, वो फार बेटर है एसएससी की सभी जॉब से। तो अभी अपने कभी भी अपनी प्रिपरेशन को रोकेगा मत, चाहे आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, बहुत 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 अच्छा। और इवन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, आपके एग्जामिनर से रिलेटेड और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे। चलिए, इसी इंटरव्यू को यहीं पर हम लोग जो है विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और कभी फिर धन्यवाद। मौका लगा, आपका समय मिला तो फिर आपको डिस्टर्ब करूंगा मैं। श्योर सर, नो इश्यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।